टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को ये बात की कसम खाई कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती है यानी ट्रांसफ़र होता है। तो अब जो है, जब से इफ़न जो है वो चला गया है उसके पिता का, क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसके जाने के बाद से उसके जीवन में सूनापन आ गया है, अकेलापन आ गया है। और इससे पहले भी जब इफ़न की दादी, जिसको वो बहुत प्यार करता था, उनकी मृत्यु हो गई तो वैसे भी वो बहुत दुखी था। तो इस वजह से उसके जीवन में बहुत सारा दुख जो है व्याप्त हो गया था उसके अपने तरीके से। तो इसने अब इसके बाद से कसम खा ली कि अब वो ऐसे बच्चे से कभी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, क्योंकि उससे समस्या होती है। दोस्ती तो हो जाती है, वो दोस्ती गहरी भी हो जाती है, लेकिन बदली हो जाने से जो है उसमें समस्या हो जाती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। तारीख आपको इसलिए बताई गई है कि उस दिन ये बदली होने की बात हुई, तो इसलिए वो टोपी के नज़रिए से ये तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन जो है उसके आत्म इतिहास में, यानी कि उसके खुद के अपने जीवन में जो है इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को जो है इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। तो ये जो तारीख आपको बताई जा रही है, इस तारीख पे कुछ ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ जिसकी वजह से ये तारीख बताई जा रही है। हाँ, लेकिन टोपी के नज़रिए से जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उसके जीवन में जो है थोड़ा सा दुख जो है वो और बड़ा हो जाता है जब इफ़न के पिता की बदली हो जाती है और वो मुरादाबाद चले जाते हैं और उसका दोस्त जो है उससे दूर चला जाता है। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों के बाद ये तबादला हुआ था। यानी जब इफ़न की दादी की मृत्यु हुई थी तो उसके थोड़े ही दिनों की बाद की बात है जब ये तबादला हुआ, यानी ट्रांसफ़र हुआ। इसलिए टोपी और अकेला हो गया। लेकिन क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। अब जब दूसरे यहाँ पर कलेक्टर आते हैं जिनका नाम है ठाकुर हरिनाम सिंह, उनके 3 लड़के हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी इसकी कोई दोस्ती नहीं हो पाई। किसकी? टोपी की। कहने का अर्थ है कि जब इफ़न के पिता यहाँ आए थे तो इफ़न से जो दोस्ती है वो हम सब जानते हैं, और इफ़न की दादी को टोपी कितना पसंद करता था, क्योंकि इफ़न की दादी जो है वो टोपी को बहुत प्यार करती थी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसी कुछ दिन बाद उनका तबादला हो गया इफ़न के पिता का, वो चले गए, दोस्ती जो है यहीं पर छूट गई। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं ठाकुर हरिनाम सिंह, उनके 3 लड़के हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दोस्त ना बन सका। क्यों? डब्बू जो है वो बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, और गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, यानी वो थोड़े गर्वीले थे, उनमें एक गर्व थी, इस बात का गर्व था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। तो वो टोपी को मुंह भी नहीं लगाते थे, यानी उनका व्यवहार ऐसा था कि वो दोस्ती करने जैसा व्यवहार नहीं लगता था। किसी ने टोपी को मुंह भी नहीं लगाया। माली और चपरासी जो है वहाँ के टोपी को पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। किसके बंगले में? वहाँ पर ठाकुर जो कि बदली से यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर हैं, उनके बंगले में वो चला गया, क्योंकि माली और जो चपरासी हैं वो टोपी को पहचानते थे। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था। अब यहाँ पे माली की बात हो रही, माली जो है यहाँ पर हेड अंपायर माली था। उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा केवल ये समझ पाया कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? ये सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण, यानी टोपी से पहले उसका नाम पूछा गया और उसके बाद पिता का नाम पूछा गया, और टोपी ने इस बात का जवाब तो दे दिया। फिर उसके बाद बोलता है, ए बीलू ने अंपायर को आवाज़ दी, ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपराजीज? तो यहाँ पर जब बात होती है तो बीलू जो है वो अंपायर, यानी अंपायर यहाँ पे कौन बनता है? जो आगे हमें बताया माली बना हुआ है। तो माली से वो पूछता है कि एनी ऑफ आवर चपरासीज, यानी क्या हमारे किसी चपरासी में से कोई एक है क्या भृगु नारायण? तो इस तरीके का व्यवहार था बीलू का। तो इसी व्यवहार की वजह से जो है वो टोपी इन लोगों की दोस्ती में शामिल नहीं हो पाया। ना ही साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं।
तो अब यहाँ पर जो माली हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, वो हमारे आपके चपरासियों में से कोई एक नहीं है, वो शहर के जो है मशहूर दागदर हैं। दागदर यानी कि डॉक्टर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी कि उसने जवाब में यस सर बोल दिया। बट ही लुक सो क्लमजी। अब यहाँ पर जो है बात आगे बढ़ाते हुए जब होती है तो बीलू जो है वो बोलता है बट ही लुक सो क्लमजी, यानी कि उसको वो लुक वाइज जो है जज करता है। किसको? टीपू को। तो लुक वाइज जज जब करता है तो वो उसको लगता है कि डॉक्टर का बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है ए टोपी अकड़ गया, तनी जवानियाँ संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। तभी इस बात को सुनकर टोपी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूर्वी बोली में बोलता है कि तनी जवनिया, थोड़ा जबान को संभाल के बोलो वरना एक थप्पड़ में नाचने लगोगे। ओ यू! बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। अल्सेशियन कुत्ता है और उसको उसने पुचकार के एक बार इशारा कर दिया, बुला दिया। और कुत्ते के हमले से टोपी को जो है बहुत नुकसान होता है और इस वजह से उसको पेट में 7 सुइयां भुकी यानी लगी। तो टोपी के होश ठिकाने आ गए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख कभी नहीं किया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी तो उसका दुख दर्द समझती थी, जो उसका टोपी का दुख दर्द जो है वो समझती थी। यानी अब कोई दोस्त भी नहीं रहा, इफ़न जो था वो चला गया। कलेक्टर साहब के जो बच्चे हैं उनको तो घमंड है और उनसे तो दोस्ती कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। फिर वो अपने आसपास जो है अपना दोस्त तलाशने लगा, लेकिन उसे कहीं कोई दोस्त नहीं मिलता। ले देकर जब अपने घर में नज़र दौड़ाता है तो उसे अपनी बूढ़ी नौकरानी सीता दिखती है, जो उसके दुख दर्द को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी करती है। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, क्योंकि सीता जो है उनके घर में काम किया करती थी। तो लोग जो है अपने बड़प्पन का या फिर पैसों से या फिर रुतबे से बड़े होने के कारण उसको डांट लगा दिया करते थे। हालांकि सीता जो है उम्र में बड़ी थी, बूढ़ी थी। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कहने का अर्थ है टोपी को भी डांट पड़ती थी और सीता को भी डांट पड़ जाया करती थी। उन दोनों को लगा हम दोनों का दुख एक जैसा है तो उन दोनों की दोस्ती हो गई। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वे बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब एक रात को मुन्नी बाबू जो उनके भाई हैं और भैरव का दाज यानी कि बराबरी करने लगे, तो वह बहुत पिटा, उसकी बहुत पिटाई हुई घर में उस दिन। फिर सीता ने उसको बचाया और अपनी कोठरी में ले जाके उसे समझाना शुरू किया। बात ये हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। अब यहाँ पर ये कारण बताया जा रहा है कि उसको पिटाई क्यों पड़ी। बराबरी कर रहा था वो, तो क्यों कर रहा था और क्या वजह थी जिसकी वजह से पिटाई पड़ी। बात ये थी कि सर्दियों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट आया और नए कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट आया क्योंकि वो दोनों बड़े थे। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। अब टोपी को जो है वो क्या मिलता है, मुन्नी बाबू का पहले वाला कोट जो है उसको मिलता है और मुन्नी बाबू के लिए जो है नया आता है सामान। तो कोट बिल्कुल नया ही था, लेकिन टीपू को ये बात पसंद नहीं आई कि उसको पुराना क्यों दिया जा रहा है। तो मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, ना था तो उतरन ही। टोपी को लगा कि वो उतरन है, यानी किसी के शरीर से उतरी हुई चीज़ पुरानी ही होती है, अब वो चाहे नई ही क्यों ना हो। तो टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। यानी दूसरी नौकरानी भी थी घर में जिसका नाम था केतकी। टोपी ने तुरंत के तुरंत ही वो कोट जो है केतकी के बेटे को दे दिया। वह तो खुश हो गया, नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो लीजिए नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जो है वो जाड़ा खाए। अब जब यहाँ पर मुन्नी बाबू के जो कपड़े हैं उन्हें अब जब टोपी को दिया जाता है और मुन्नी बाबू के लिए नए कपड़े आते हैं, तो मुन्नी बाबू को तो पूरी तरीके से नए कपड़े ही मिल रहे।
मुन्नी के बाबू का जो कपड़ा है वो कितना भी नया क्यों ना हो, लेकिन टोपी को लगा कि ये तो उतरा नहीं है। और ये बात जो है टोपी को जब नहीं पसंद आई, तो टोपी ने अपने घर की दूसरी नौकरानी जिसका नाम केतकी है, उसके बेटे को वो कोट उठा के तुरंत के तुरंत दे दिया। अब नौकरानी के बच्चों को जो चीज़ दी गई है उससे तो वापस लिया नहीं जा सकता, इसलिए उसको सज़ा मिली कि इसको टोपी टोपी जो है उसको जाड़ा ऐसे ही खाना पड़ेगा, यानी उसको जाड़ा, जो जाड़े का समय है उसको यूं ही बिताना पड़ेगा, उसके लिए कोई नए कपड़े नहीं आएंगे। हम जाड़ा ओड़ा न खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाए ना जात पहना जात है। अब यहाँ पर वो जो है बातें करता है। यहाँ पर जब उसे गुस्से में ये बोला जाता है कि तुमको जाड़े में ओढ़ने के लिए अब कुछ नहीं मिलेगा, कोई गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे। और तो उस पर सुभद्रा देवी अपना गुस्सा निकालते हुए कहती हैं कि तुमको भात नहीं, तुमको जूते खाने को मिलेंगे। तो उस पर टोपी का जवाब आता है कि तुमको ये भी नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता, वो पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो। अब यहाँ पर जो दादी से बदतमीजी हुई है, क्योंकि उनको जवाब दिया गया है, तो दादी को ये बात पसंद नहीं आ रही है। दादी बोलती हैं कि दादी से बदतमीजी करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा, तो क्या हम इनकी पूजा करें? तो यहाँ पर मुन्नी बाबू से बिगड़ कर जो है यहाँ पर बोलते हैं वो कि क्या अब हम इनकी पूजा करें, यानी कि क्या अभी इस पर भी, इस व्यवहार पर भी क्या उनकी इज्जत, उनको इज्जत दी जा सकती है? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठा लेना यानी छोटी सी बात को बड़ा कर दिया उन्होंने। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सुभद्रा देवी जो है दादी हैं और राम दुलारी उसकी मम्मी है। किसकी? टोपी की। अब जो है इसी बात पर जो है टोपी को पिटाई पड़नी शुरू हो जाती है। एक तरफ तो उसने ठंडी के कपड़े वापस कर दिए, नौकरानी के बेटे को दे दिए बिना बताए, और उसके बाद जो है वो जबान लड़ाता है। तो दादी जो है छोटी सी बात को बड़ा कर देती हैं और इस तरीके से जो है टोपी की पिटाई हो जाती है। तू 10वां में पहुंच गई बार, सीता ने कहा। तुहे दादी से टर्राव के तो ना चाहिए, किनो किनो तोहार दादी बाड़ीन। तो इधर यहाँ पर जो है ये टोपी से बोला जाता है कि तुम 10वीं में पहुँच चुके हो और तुमको दादी से तो मतलब जबान नहीं लड़ानी चाहिए, तो क्योंकि वो तुमसे बड़ी है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी। अब यहाँ पर जब सीता जो है यहाँ पर उनको, यानी कि टोपी को, सीता जो कि उसके घर की नौकरानी है, अब टोपी की उससे दोस्ती हो गई है। तो सीता यहाँ पर टोपी को ये समझा रही है कि तुम 10वीं में पहुँच चुके हो और इतने बड़े हो चुके हो, तुम्हें दादी से ज़बान तो नहीं लड़ानी चाहिए, और क्योंकि वो तुमसे बड़ी भी हैं तो इसलिए भी नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से बात कह दी कि 10वीं में पहुँच गए हो, परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुँचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ी। कैसी मेहनत करनी पड़ी? अब आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक के बाद एक कैसे टोपी के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी घटती रहती है, जिसकी वजह से टोपी जो है ये महसूस करता है कि उसके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो उसको प्यार करता है इस तरीके से कि उसको समझा सके, वो उसको मैच्योर कर सके, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, वो भी समझदारी से। अब पहले एक छोटा सा यहाँ पर वाक़या हो जाता है जो जाड़े के दिनों में होता है। उसके बाद अब यहाँ पर ये बताया जाएगा किस तरीके से टोपी जो है पढ़ाई लिखाई में भी मेहनत करता है, तब वो आगे बढ़ता है, और उसको अपने जीवन में कितनी इज्जत और बेइज्जत का सामना करना पड़ा है पढ़ने के मामले में भी। तो यही बात बोली जा रही है कि टोपी को ही पता है कि 10वीं में पहुँचने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वो फेल ही हुआ, 9वें में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में जाके पहुंचा, यानी सन 49 में तो वो 9वीं में था और 52 में जाकर वो 10वीं में पहुंचा है। तो कितना फासला आ गया, आप ये देखिए। तो जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू जो है इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे और भैरव छठे में आया था। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया था, बहुत रोया वो। बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि उसे बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता था या वो पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन उसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि टोपी जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन टोपी इस बात को समझ रहा था कि उसे पढ़ने कोई नहीं दे रहा, ना उस पर कोई स्पेसिफिकली ध्यान दे रहा है। तो इस बात का असर जो है उसकी बात पे, पढ़ाई पे पड़ता है और वो फेल होता जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था। यहाँ पर आपको पाठ में ही बताया गया है, गाउदी का मतलब जो है बुद्धू, यानी नासमझ,
तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि ऐसी बात नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता है या समझ नहीं सकता चीज़ों को। वो काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। जब वो पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। ये सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न के साथ पास हुआ। ये 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। पहले और दूसरे साल वो क्यों फेल हुआ इसका कारण बताया गया, लेकिन तीसरे साल जब वो 3rd डिवीज़न के साथ पास हुआ है तो वो कलंक के टीके की तरह उसके माथे से एकदम चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वो अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। कहने का अर्थ है कि जब टोपी फेल हो गया तो उसकी पिछली क्लास वाले बच्चे भी जो है उसके बराबर में आ चुके थे। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ही बेइज्जती की बात होती है ये। उसके दोस्त 10वें में थे, अब वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब सा लगता। उस पर सितम ये हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। उस पर सितम ये हुआ कि क्लास में जो कमज़ोर बच्चे थे उनको मास्टर जी जो है वो टोपी की मिसाल दे देकर, मिसाल यानी कि उदाहरण दे देकर ये बातें समझाते कि क्या मतलब है साम अवतार यानी मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? क्या मतलब है साम अवतार? अब यहाँ पर अब ये मास्टर जो है वो ये बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम जो ये हरकत कर रहे हो क्या तुम बलभद्र की तरह इसी दर्जे में बैठे रहना चाहते हो? तो इस तरीके की मिसालें दे देकर जो है वो टोपी की बराबरी बताई जाती है और वो जो कलंक उसके माथे पे किस तरीके से चिपका हुआ है वो याद करता है और कितनी बेइज्जतियां सहनी पड़ी हैं उसे, ये वो सारी चीज़ें बताता है। ये सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता है। सारा दर्जा यानी क्लास। हंसने वालों को वे होते हैं जो पिछले साल 8वीं में होते हैं। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी, लोंदा मतलब गीली मिट्टी से कोई इकट्ठा करके बनाया हुआ एक गोल गोल सी चीज़, उसको लौंदा बोला जाता है। तो वो बिल्कुल गीली मिट्टी के लोंदे की तरह हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, यानी उससे पीछे वाली क्लास वाले जो थे वो भी अब आगे पहुंच चुके हैं। 7वें वाले उसके साथ हो चुके थे अब, यानी 7वीं कक्षा में जो बच्चे बैठे थे अभी भी 9वीं में बैठा हुआ है और 7वीं वाले जो है आज उसके बराबर में 9वीं कक्षा में है। तो उनके बीच में वह अच्छा खासा अब बूढ़ा दिखाई देने लगा था। ये उसने अपने महसूस किया कि वो फेल हो गया है और 7वीं वाले बच्चों के साथ आज वो बराबरी में बैठा है, तो वो अपने आप को अच्छा खासा बूढ़ा समझने लग गया था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। जिस तरीके से भरा पूरा घर होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला समझता था, क्योंकि माँ भी डांटती थी, दादी भी डांटती थी, भाई जो है उनका साथ नहीं देते थे और पिता भी जो है कचहरी लगा दिया करते थे। तो इस तरीके से वो अपने आप को घर में अकेला समझता था और अब स्कूल में भी यही हाल हो गया, क्योंकि वो फेल हो रहा था और पीछे की कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो उसकी बराबरी की कक्षाओं में आके बैठे हुए हैं। मास्टरों ने तो उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, उसका नोटिस लेना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, क्योंकि सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ही नहीं पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूँगा। और ये बात बोलकर जो इंग्लिश के मास्टर हैं वो ऐसी बेइज्जती करते हैं टोपी की कि टोपी इस बात को भूल नहीं पाता। पर साल यानी कि अगले साल, यानी मास्टर जो है जाने अनजाने ये फिर से बोल रहे हैं कि वो फिर फेल होगा और फिर इसी क्लास में मिलेगा। बच्चा मेहनत कर रहा है, उसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसे डिमोटिवेट ही किया जा रहा है सिर्फ। यहाँ पर यही टोपी के जीवन की कहानी है। यहाँ पर टोपी पढ़ना चाहता है, अपने लिए समय निकाल के कुछ पढ़ रहा है, कक्षा में हाथ खड़ा कर रहा है कि मास्टर जो है उससे सवाल जवाब करे, उसे भी कुछ आए। तो यहाँ पर भी मास्टर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट करने में लगे हुए हैं अपनी बातों से, जब वो ये कह देते हैं कि इन बच्चों को तो अगले साल आगे बढ़ना है, अगले स्कूल क्लास में जाना है, हाई स्कूल में जाना है, यानी 10वीं कक्षा में जाना है, 10वीं कक्षा हाई स्कूल।
10th में, और तुमको तो यहीं पे रहना है, तो तुमसे मैं पर साल पूछ लूँगा, यानी अगले साल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, यानी शर्म से वो लाल हो गया। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर सा गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस यानी लंच में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। यानी अब्दुल वहीद जो उसकी ही कक्षा का एक बच्चा होगा, उसने कोई ऐसी बात बोली जो टोपी के दिल को लग गई। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा भी था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, 8th वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। तो बलभद्र से यानी टोपी से उस दिन वो बच्चा ये बोलता है कि तुम हम लोगों में क्या घुस रहे हो, तुम जाके 8th वालों से दोस्ती करो ना, जब अगली साल वो भी 9वीं में आ जाएंगे, तुम्हें तो यहीं पे रहना है और हम लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, तो हम सबसे दोस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात जब होती है तो टोपी को ये बात जो है अब दिल पर लग जाती है। ये बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे अब की पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भिगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए, यानी कि चुनाव है, चुनाव में वो खड़े हो गए, वो भी इलेक्शन में अब शामिल है। अब जब जिस व्यक्ति के घर में कोई आदमी इलेक्शन में शामिल है तो उस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो तो उस पढ़ लिख कैसे सकता है, कितना शोर शराबा, लोगों का आना जाना सब बना रहता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब वह घर से में जरा सन्नाटा हुआ। जमानत जो है जब्त हो गई तो घर में सन्नाटा हुआ, शांत हो गई सब घर वाले। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत बड़ी बात थी। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, यानी नजर ना लगे, नजर ना लगे। दादी कहती हैं कि भगवान नज़र ना लगे, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। तो दादी जो है अब ये बोलती हैं कि भगवान नज़र लगने से तुम्हें बचाए, ऐसी अच्छी रफ्तार है तुम्हारी कि तीसरे बरस इस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए हो। और इस तरीके से ये टोपी का जीवन है जो उसके साथ घटित होता है, बताया जा रहा है यहाँ पर। ये पूरा ही पूरा टोपी के विषय में, इसी के लिए पाठ का नाम आपने देखा है टोपी शुक्ला है। टोपी शुक्ला की दोस्ती किस तरीके से इफ़न से होती है, इफ़न और टोपी के घर वाले किस तरीके से आप देखेंगे मजहबी तौर से भी और भाषाई तौर पे भी किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, लेकिन किस तरीके से वो इफ़न के घर के लोगों को ज़्यादा पसंद करता है बजाय कि अपने घर वालों को। तो इस तरीके से लोगों की आत्मा एक होती है। लोगों ने अपने आप को कितना अलग बताने की कोशिश की ताकि वो एक दूसरे से अलग अपने आप को बता सके और अपने आप को बेहतरीन साबित कर सके। उसके बाद इफ़न की दादी जिससे वो इतना प्यार करता था, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद जो है इफ़न जो है तबादला हो जाने की वजह से पिता के, वो अपना घर छोड़ के चला जाता है यहाँ से। और फिर उसकी दोस्ती जो है छूट जाती है, उसको आसपास अपने कोई दोस्त नज़र नहीं आता, घर में भी वो अपना अकेलापन महसूस करता है। फिर उसने घर की नौकरानी से दोस्ती कर ली जिसको सब डांटते थे। टोपी को लगता कि मुझे भी डांट पड़ती है, नौकरानी को भी डांट पड़ती है, उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद किस तरीके से कलेक्टर साहब आते हैं, वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने किस तरीके से उसको कुत्ता उसके ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद अंग्रेजी में उसको कितना उल्टा सीधा बोला, जो कि इस वजह से उसकी दोस्ती उन लोगों से भी नहीं हो पाती है। घर में जो माहौल है, किस वजह से, जाड़े की वजह से, उतरन मिलने की वजह से जो टोपी को थोड़ा महसूस हो जाती है बात कि ये उतरन मुझे क्यों मिल रही है, मुझे भी नए कपड़े मिलने चाहिए, और वो नौकरानी को कपड़े दे देता है, नौकरानी के बच्चे को। उस पर भी उसे डांट पड़ती है, पिटाई पड़ती है। और उसके बाद पढ़ाई पर भी उसका जो ध्यान है, किस तरीके से घर वाले नहीं देते हैं, फिर भी वो अपने लिए वक्त निकाल कर, जब उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है, असहनीय हो जाता है, तो वो किस तरीके से समय निकाल कर अपने लिए 9वीं कक्षा में तीसरी बार में अपने आप को वो 10वीं कक्षा में ले जाता है अपनी मेहनत से। उस पर भी उसको जो है तंज सुनने को